कहानी का शीर्षक रिश्ते। शशिकांत जी और आराधना जी दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में इतने व्यस्त रहे कि उन्हें एक दूसरे के लिए ज़्यादा समय ही नहीं मिला। पहले माँ पिताजी, भाई बहन और उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी। इन सभी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वे लोग वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गए। आराधना जी जब भी शिकायत करती, आपके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, तो हंसते हुए बोलते, बस 2 साल और, फिर रिटायरमेंट के बाद समय ही समय होगा। तब तक आदित्य भी नौकरी में लग जाएगा। और फिर आराधना जी को छेड़ते हुए बोलते, सरकार की नौकरी के बाद तुम्हारी ही नौकरी करनी है। आराधना जी ये सुनकर मुस्कुरा देती। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। पहले आदित्य की नौकरी, फिर उसकी शादी, फिर आया शशिकांत जी का रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद 2-4 महीने तो लग गए व्यवस्थित होने में। फिर निकल पड़े दोनों पहाड़ों की ओर। दोनों बाहों में बाहें डाले, अपने आप में मगन, पुराने दिनों को याद करते हुए मुस्कुराते हुए चल रहे थे। वहां आए कई नए नवेले जोड़े उन्हें अजीब नजरों से तो कई उत्साहित होकर देख रहे थे। हर नई जगह पर फोटो क्लिक करते और अपने बेटे बेटियों को फोटो भेजते रहते। एक दिन उनकी बहू रितिका आदित्य को उनकी फोटो दिखाकर बोली, आदि देखो, माँ पिताजी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अब उनकी उम्र है इन जगहों पर जाने का। आदित्य बोला, पारिवारिक उलझन के वजह से वे लोग पहले नहीं घूम पाए, तो अब घूम रहे हैं। रितिका बोली, घूमने फिरने में कितने पैसे खर्च हो रहे होंगे, उन्हें पैसे बचा कर रखना चाहिए। आदि बोला, क्यों, अब क्या करेंगे पैसे बचाकर, जिंदगी भर तो पैसे ही बचाए हैं। और तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो, उनके पैसे उन्हें जैसे खर्च करना है करे। रितिका बोली, तुम समझते नहीं हो आदि, अब उनका उम्र हो चुका है, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, उनकी बीमारी का खर्च कौन उठाएगा। आदि बोला, मैं उठाऊंगा, और कौन। और देखो, तुम उनकी तस्वीर देखा मत करो, वे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इन पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। सुबह सुबह दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ गया था, इसलिए बिना नाश्ता किए दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। शाम को शशिकांत जी और आराधना जी वीडियो कॉल किए तो उन्हें महसूस हुआ कि बेटा बहू आपस में उखड़े उखड़े हैं। शशिकांत जी सीधे सीधे पूछे, किस बात पर बहस हुआ है दोनों में। आदि तो बताएगा नहीं। रितिका बेटा तुम ही बताओ। रितिका बोली, नहीं पापा जी, कोई बात नहीं, बस थोड़ा ऑफिस का टेंशन है। थोड़ी देर बातचीत के बाद शशिकांत जी बोले, हमारी ज़रूरत हो तो बोलना, तुरंत पहली गाड़ी पकड़कर तुम लोगों के पास पहुंच जाएंगे। बातों के पश्चात रितिका आदि से बोली, सॉरी आदि, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। 15 दिन घूमने के बाद शशिकांत जी और आराधना जी अपने घर आ गए। चारों ओर धूल पड़ा था, बाग बगीचे मुरझा गए थे। काम करने वाली की मदद से 3-4 दिन में घर व्यवस्थित हो गया। त्योहारों का मौसम आ गया। दोनों बच्चे ऑफिस की छुट्टी के बाद अपने अपने बच्चों के साथ घर आए। घर में चारों तरफ रौनक छा गया। दोनों का बच्चों के साथ हंसते खेलते समय निकल जाता था। छुट्टियां समाप्त हो गई और बच्चे वापस अपने अपने घोंसलों की ओर लौट गए। उनके जाने के बाद बरामदे में बैठकर पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनको सिहरा कर निकल गया। शशिकांत जी बोले, चलो अंदर चलो, ठंड बढ़ गया है, और आराधना जी का हाथ थामे घर के अंदर जाने लगे। तभी आराधना जी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। शशिकांत जी जोर से चीखे। उनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। एम्बुलेंस आया, पास के अस्पताल में आराधना जी को भर्ती कराया गया। डॉक्टर बताए कि आराधना जी को ब्रेन स्ट्रोक आया है। शशिकांत जी आदित्य और अदिति को फ़ोन कर बताए कि आराधना की स्थिति ठीक नहीं है। सभी लोग दूसरे दिन पहुंच गए। वहां से एयर एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली ले जाया गया। वहां के डॉक्टर निरीक्षण करके बताए कि ये कोमा में चली गई है। कब होश आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। परंतु शशिकांत जी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि दिन भर बोलने वाली आराधना चुप कैसे हो सकती है।
आदित्य और अदिति अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दे रहे थे। बच्चे धीरे धीरे अपने अपने काम पर लौट गए। जब जिनको फुर्सत मिलता आकर देख जाते और फ़ोन पर शशिकांत जी से बातें कर लेते। समय बीत रहा था। 10 दिन गुजर चुका था। शशिकांत जी एक एक करके एफडी तुड़वा रहे थे। महीना 2 महीना होते होते बच्चे बोलने लगे कि आखिर मशीन के द्वारा कितना दिन माँ को जिंदा रखेंगे, परंतु शशिकांत जी के सामने किसी को बोलने का हिम्मत नहीं था। एक दिन दोनों भाई बहन के बीच का वार्तालाप उनके कानों तक भी पहुंचा। ये सुनने के पश्चात वे आराधना जी के हाथों को थामकर उन दिनों को याद कर रहे थे जब वे लोग छोटे थे और बीमार पड़ते थे तो आराधना जी का हालत कैसा होता था। परंतु आज जब आराधना जी बिस्तर पर पड़ी हैं तो ये लोग क्या सोच रहे हैं अपनी माँ के बारे में। शशिकांत जी का जमा पूंजी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था, लेकिन दोनों भाई बहन के बीच का वार्तालाप सुनने के बाद शशिकांत जी को उनसे पैसे के बारे में बात करना सही नहीं लगा। शशिकांत जी अपने आंसुओं को पोंछकर उठ खड़े हुए और अपना मकान, जिसे शशिकांत जी और आराधना जी ने बड़ी शिद्दत से खरीदे और सजाए थे, उसे बेचने के लिए निकल पड़े। ब्रोकर के द्वारा जब आदित्य और रितिका को पता चला तो शशिकांत जी से बोले, पापा आप घर बेच रहे हैं, परंतु वहाँ माँ की कितनी यादें बसी है। शशिकांत जी बोले, जब वो ही नहीं रहेगी तो उसकी यादों का क्या करेंगे। बाप बेटे के बीच तीखा बहस सुनी हुई और इस बहस में आदित्य के मुख से निकला कि आप अपनी जिद की वजह से सब कुछ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आखिर मशीन के सहारे कितना दिन माँ को जिंदा रख पाएंगे, और जिस दिन पैसा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या। ये सुनते ही शशिकांत जी का जोरदार थप्पड़ आदित्य ने अपने गालों पर महसूस किया। शशिकांत जी जोर से चीख कर बोले, चले जाओ तुम लोग, मैं अपनी आराधना का देखभाल खुद कर लूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। आदित्य वहाँ से निकल पड़ा। इस घटना का अफसोस पिता पुत्र दोनों को था, बेटे को अपने बोले हुए शब्दों का और पिता को अपने थप्पड़ का। दोनों याद कर रहे थे कि कैसे जब पहले कभी दोनों के बीच बहस होता था तो आराधना जी सेतु बनकर दोनों को मिला देती थी, लेकिन आज वो ही बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। माहौल गमगीन हो गया था। तभी अस्पताल से फ़ोन आया कि आराधना जी के हाथों में हरकत महसूस किया गया। वेटिंग रूम से शशिकांत जी बेतहाशा दौड़ते हुए आईसीयू तक पहुँचे। आदित्य भी आ चुका था। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे बेसुधी में भी उनके बीच हुई बहस का एहसास आराधना जी को हो गया था। बिस्तर के एक और आदित्य तथा दूसरी ओर शशिकांत जी खामोश खड़े थे। आराधना जी अपने हाथों को हिलाई तो झट से दोनों ने हाथों को थाम लिया। दोनों पिता पुत्र एक दूसरे को आंसू भरी नजरों से देख रहे थे। आदित्य बोला, सॉरी पापा। शशिकांत जी लपक कर उसे गले लगा लिए। एक बार फिर से आराधना जी उनके बीच सेतु बनी हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।